बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर साजिश में जनरल बाजवा का किरदार क्या था, साइफर में क्या लिखा गया, और इमरान खान ने बता दिया कि जरदारी और शहबाज शरीफ ने किससे छुप छुप कर किसके घर में मुलाकातें की और किसके ससुराल में इमरान खान की हुकूमत गिराने का ये मनसूबा तैयार हुआ। खुफिया एजेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या पैगाम देती रही, और फिर एतजाज़ अहसन ने हुकूमत की साइफर साजिश का पोल खोल कर रख दिया। और 2021 में किस जमात को हुकूमत की ऑफर हुई? नून लीग कामयाब नहीं होगी। नून लीग की बड़ी शख्सियत ने अपनी ही जमात के खिलाफ ये ऐलान कर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में सबसे पहले हम बात करेंगे खान साहब के खिताब के हवाले से, जो पाकिस्तान के मीडिया पर आज भी चलाया नहीं गया। खान साहब ने पाकिस्तान में साइफर के हवाले से जो साजिश की गई, इसकी मुकम्मल टाइमलाइन कौम के सामने रखी है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पहली मर्तबा इमरान खान साहब की तरफ से इनका इंकशाफ किया गया, और जनरल बाजवा को हाजिर करो, ये क्रक्स था इस पूरी तकरीर का, और किस किस्म की साजिश की गई। खान साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले आजम खान के हवाले से मैं बात करूंगा। ये उनके अल्फाज थे कि जो कुछ आजम खान ने कहा, अगर वो मेरे मुंह पर आकर कहे तो मैं तब तस्लीम करूंगा कि वाकई ये आजम खान के अल्फाज हैं। आजम खान एक ईमानदार शख्स है, उसके ऊपर प्रेशर था, उसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया होगा, जिस तरह बाकी लोगों के साथ भी यही कुछ किया जा रहा है। लोगों के सरों पर बंदूक रखकर पार्टी तब्दील करवाई जाती है, तो बयान कौन सी ऐसी चीज़ है? और फिर 164 का बयान इस तरह कभी भी दिलवाया नहीं जाता, इसमें बहुत सारे कानूनी हुक्म मौजूद हैं। और व्यूअर्स, इस खिताब के अंदर खान साहब ने 3 सवाल जो है उठाए हैं। साइफर के आने से पहले और साइफर के आने के बाद के हालात क्या थे, जो एक इवेंट्स हुए हैं, इसको जोड़कर खान साहब ने कौम के सामने रखा। एक तारीख बताई है, साइफर था क्या, साइफर की साजिश में शरीक कौन था, और क्या साइफर वाकई इमरान खान के लिए आया था या फिर पाकिस्तान में किसी और ताकतवर शख्सियत को यह पैगाम भेजा गया। 6 मार्च 2022 को मीटिंग होती है जी असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान। याद रखिएगा इन तारीखों को, आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी और आपकी मेमोरीज जो हैं वो फ्रेश हो जाएंगी कि असल में साइफर था क्या, और खान साहब ने ये टाइमलाइन जो कौम के सामने रखी है। इसके बाद साइफर आता है पाकिस्तान में। इसमें लिखा था कि इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक से हटाना है, और दूसरा ये आता है कि रूस इमरान खान करन की गए सन। असद मजीद साहब हमें कहते हैं कि आपको इस कोड को, यानी ये जो एक कोडेड जुबान में ये जो साइफर आया, इसको डीमार्श करना चाहिए। एक सफ़ीर को कहा कि मुझे बताओ, तो मेरे लिए नहीं था, बल्कि साइफर तो जनरल बाजवा के लिए था। ये उन्हें बताया गया कि सर ये आपके लिए नहीं है, बल्कि ये पैगाम किसी और के लिए था, क्योंकि उस वक्त वो सबको काबू कर रहे थे। जनरल बाजवा शॉट्स खेल रहे थे, सुपर किंग जनरल बाजवा थे। खान साहब ये भी कहते हैं कि आईबी बहुत मेरे करीब थी और मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देती रही कि शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स किससे हो रही हैं, और फिर लोगों ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया है अपनी प्राइवेट महफिलों के अंदर, ये गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि जेल के अंदर भी जनरल बाजवा जो थे वो शहबाज शरीफ से फ़ोन पे बात करते थे। इनकी खुफिया मीटिंग्स होती हैं। आईबी मुसलसल बता रही थी पाकिस्तान की एजेंसी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, क्योंकि आईबी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है वज़ीर-ए-आज़म को, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन खान साहब के पास आ रही थी। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा के ससुराल के घर मीटिंग्स हुई, और इन मीटिंग्स का भी मुझे इल्म था कि कौन मिलने गया, किससे मिलने गया, क्या तय पाया, और इस तरह ये पूरी की पूरी कहानी जो है इसका आगाज़ हो जाता है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की हुई। अमेरिका ये कह रहा था, और ये बड़े ऐसे अल्फाज हैं जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। कोरोना की तारीख जब लिखी जाएगी कि वो ममालिक जिन्होंने कोरोना के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया, ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली अपनाई, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। अमेरिका तारीफ़ कर रहा है। अगर अमेरिका कहता है कि हम भी पाकिस्तान की तरह काम कर रहे होते तो हम कई खरब डॉलर्स जो है वो बचा सकते थे, और इसका फ़ायदा जो है अमेरिका को होता है। ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने ये भी बताया व्यूअर्स कि साइफर आने के बाद कैसे इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। साइफर आ गया,
जो जितने भी एजेंट्स थे, यानी इस प्रोसेस को आगे पहुंचाने के लिए, वो तमाम के तमाम लोग जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। आई थिंक एजेंट्स का जो लफ्ज़ है वो सही नहीं है, लेकिन वो तमाम आलाकार जो किसी के कहने पर खेल खेल रहे थे वो सारे एक्टिव हो गए और उन्होंने खेल खेलना शुरू कर दिया। साइफर आने के बाद काम शुरू हो जाता है। इसके बाद एक दिन खान साहब ये कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद जो वो लेकर आए कुछ लोग, और हमारी इत्तेहादी जो थे वो एक एक करके हमें छोड़कर जाना शुरू हो गए। फिर एजेंसीज ने ये भी काम शुरू कर दिया, हमारे लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए। लोगों को बताया जाता है ना कि यार आप इधर से उधर हो जाएं, उधर से इधर हो जाएं, और टेलीफोन कॉल्स का लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिन्होंने हमें सारी उम्र पाला है वो यकीनन कोई ना कोई पैगाम लेकर आएंगे। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि आपका लाहौर वाला एक बंदा है जी, जो हमारे बंदों को फ़ोन करके मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और ये कह रहा है कि अगली हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की होगी। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं अभी इसको देखता हूँ, लेकिन ये सारा मंसूबा पहले से तैयार था और सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा था कि ठीक है हम कुछ ना कुछ करते हैं, और ये एक तासुर दिया जा रहा था कि लोगों को रोक दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम अवामिल जो थे ये इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए प्लान किए गए, और एक एक करके इनको एग्जीक्यूट जो है वो किया गया। और किसने एग्जीक्यूट किया? वो जनरल बाजवा थे जिन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया। फिर इमरान खान ने तफसील से ये भी बताया कि साइफर की कहाँ कहाँ तहकीकात होनी चाहिए, और जब पता चला कि साजिश में सभी शरीक थे तो फिर अवाम के सामने वो लाया गया, यानी साइफर को कौम के सामने रखा गया। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को भी कहा कि उन्हें साइफर भेजा है, इस पर एक्शन कराएं, यानी इस पर तहकीकात होनी चाहिए। 30 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात रखी गई, तो वहाँ भी सब ने माना कि हाँ वाकई मुदाखलत हुई है। और ये जो इन कैमरा मीटिंग थी जिसका हवाला जो है खान साहब ने दिया, और एन मुमकिन है कि व्यूअर्स इस बात को, चूँकि वो इन कैमरा थी आप बाहर नहीं कर सकते, इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इसी केस के अंदर कोई ज़िमनी जो है वो पेश कर दी जाए और कहा जाए कि अब हालिया बयान में खान साहब ने खुद इसके ऊपर बाकायदा जो है वो तस्लीम किया कि जनाब ये इन कैमरा सेशन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो मीटिंग होती है, और सब ने ये कहा कि जनाब इसे डीमार्श करना चाहिए, लेकिन अगर इंक्वायरी हुई तो जनरल बाजवा का नाम आता है, इसलिए इंक्वायरी नहीं की गई। आपको याद होगा कि खान साहब मुसलसल कह रहे थे, कासिम सूरी साहब भी कह रहे थे, और ये तमाम वाक़यात जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं करवाया गया इसलिए क्योंकि अगर इंक्वायरी होती तो सबने कहना था कि जनाब जब डीमार्श हो गया, एक बंदे को अमेरिका में आपने पैसे देकर लॉबिंग के लिए हायर कर लिया, तमाम ताने बाने जनरल बाजवा के साथ जाकर जो मिलते हैं। इसके बाद खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारे सियासतदान अमरीकी सफारतखाने जाना शुरू हो गए, और आपको याद होगा कि मरियम से मुलाकातें होती हैं, इन लोगों की भी मुलाकातें होती हैं, और बहुत सारे लोग जाती उम्रा भी गए ताकि मरियम से मिल सकें, दीगर लोगों से मिल सकें, बिलावल से मुलाकातें हुई, आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें हुई, और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। फिर खान साहब ये कहते हैं कि मेरे अपने लोग कह रहे थे कि साइफर ना उठाएं, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, मैं किसी की ग़ुलामी करने को तैयार नहीं हूँ। अगर अमेरिका अपने मफाद की हिफाजत कर सकता है ना तो भाई, तो फिर हर पाकिस्तानी को भी यह हक़ है कि वो अपने मफादात की हिफाजत करे। मुशर्रफ की हुकूमत का खान साहब ने भी जिक्र किया, और वही कहते थे कि जनाब मुझे पाकिस्तान में तालिबान खान कहा गया, और मुशर्रफ ये कहते थे कि बग़ैर दाढ़ी के ये दहशत गर्द हैं। फिर उन्होंने तफसील के साथ व्यूअर्स, ये भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ, रूस के मामले पर जो है ना वो बात की है, और वो ये कहते हैं कि साइफर में इमरान खान के रूस के दौरे का जिक्र था, और जिस दिन इमरान खान जा रहे थे उसी दिन रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। और ये खान साहब खुद भी कहते हैं कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और हम इनके मुल्क में बैठे हैं, तो किस तरह बात जो वो आगे बढ़ेगी। इस बारे में वो कहते हैं कि रूस के मामले पर सारे सफ़ीरों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, और सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया। तफसील के साथ एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स की गई। हमें जो है वो रूस जाना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल जो है वो उन तमाम लोगों के सामने रखा गया जिनका ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस था डिप्लोमेसी के अंदर। चैनल्स कैसे मुतासर हो सकते हैं, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करेगा, और फिर व्यूअर्स इसके बाद जो है ना गेम चेंज होती है। जनरल बाजवा से जब पूछा गया कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जाएं। फिर वापस आए तो जनरल बाजवा ने कहा कि रूस की आप मजम्मत करें,
यूक्रेन जंग के मामले पर, लेकिन मैं क्यों मजम्मत करता। भारत ने मजम्मत नहीं की और फिर जनरल बाजवा ने खुद इसकी एक कॉन्फ्रेंस में मजम्मत कर दी। और आपको याद होगा कि जनरल बाजवा जो थे ना, वो एक स्टेप आगे जाकर, जहाँ पे उन्हें लगता था ना कि खान साहब उनकी बात नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने वही किया जो उनका दिल चाहता था और उन्होंने इसकी मजम्मत जो है वो कर दी। दो चीज़ें बड़ी अहम थी रूस के दौरे के अंदर, एक तो थी जी गंदुम आपकी और दूसरा सस्ता तेल। पाकिस्तान को अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, सस्ते दामों मिल जाएं, तो फिर पाकिस्तान का जो रूह रवां उस वक्त का था वज़ीर आज़म इमरान खान, वो कौम के साथ मुखलिस नहीं था तो और क्या था। फिर व्यूअर्स, एक बात जो बहुत ही अहम है और ये साइफर के मामले पर होनी चाहिए थी कि खान साहब तो बहुत पहले से कह रहे थे ना कि जनाब एक इंक्वायरी हो। अगर आप ये पूरे का पूरा बयानिया देखें ना, तो ये लोग कहते हैं जी कि किस तरह आपने बाहर निकाल दिया। अब मसला यहाँ पर ये है, और ये बात खान साहब ने मुतादिद दफ़ा खुद भी की, कि आप इंक्वायरी कराएं और इंक्वायरी में साबित हो जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, और अगर मैं गलत हुआ तो हम अपने इस बयानी से पीछे हट जाएंगे, और अगर हम सही हुए तो फिर उन तमाम लोगों को, अब ये मुतालबा है खान साहब का कि साइफर के तमाम किरदारों को सामने लाया जाए। साइफर में जरदारी साहब, शहबाज शरीफ किस तरह मुलविस पाए गए, अमरीकियों से किस तरह मुलाकातें करते रहे। इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे एक हुकूमत गिराई गई और इस साइफर के ज़रिए किसे जो है प्लीज़ करने की कोशिश की गई, और कौन सा अहम प्लेयर था जिसने ये सारा किरदार जो है वो खूब निभाया और अमेरिका के कहने पर ये किरदार जो है निभाया। और फिर आखिर में खान साहब ने ये भी बताया कौम को कि इस साइफर से वो हासिल क्या करना चाहते हैं। साइफर में खान साहब को सज़ा देना चाहते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक जुमला भी कहा कि जनाब इन्हें 14 साल की जो है वो सज़ा हो सकती है, यानी उम्र कैद के बराबर होती है। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। फिर आपको बताएं कि अब जनरल बाजवा ने 30 मार्च 2022 को होने वाले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में सिर्फ अमेरिका से एहतजाज तक ही महदूद रखा और मामले की इंक्वायरी जो है वो नहीं होने दी। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं आपके सामने ये सवाल जो है वो रख रहा हूँ। फिर इमरान खान को अमेरिका मुखालिफ साबित करने के लिए जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $30,000 के पेरोल पर रखा हुआ था, ये भी एक सवाल है। फिर पीटीआई हुकूमत जनरल बाजवा ने शहबाज और जरदारी के साथ मिलकर गिराई, क्या इसमें पाकिस्तान की आवाम को कोई शक है? इसका ज़रूर जवाब दें। इमरान खान ने मार्च 2022 में जनरल बाजवा को ना हटाकर क्या ये गलती की? क्योंकि लोग ये भी सवाल करते हैं कि जनाब अगर आप उन्हें हटा देते तो शायद हालात जो हैं वो डिफरेंट होते, लेकिन खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मैं किसी को हटाना नहीं चाहता था, गो के रात को अदालत खुल गई थी, लेकिन इसके बावजूद खान साहब कहते हैं मैं किसी को हटाना नहीं चाहता था। अब क्या होगा FIA साइफर मामले पर, और इमरान खान को ही क्या रगड़ा जो है वो लगाया जाएगा? ये भी आज की इस नशिस्त का सवाल है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बातों से तो ऐसा लगता है कि जनाब कुछ ऐसा ही होने वाला है। डंडा नहीं चलेगा, अब अवाम की चलेगी। इन लोगों को बखूबी ये मालूम हो चुका है, इसीलिए साइफर के मामले को बार बार जो है वो निकाल कर ले आते हैं। और इनके अपने बयानात में, ये जो मैंने टाइमलाइन आपके सामने रखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये मालूम होता है कि ख़ुद इनके बयानात में एक तज़ाद पाया जाता है। साइफर के मामले पर एतजाज़ हसन साहब ने भी बड़े सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ के इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब दिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि साइफर मामले को असम्बली फ्लोर पर मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया, जबकि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने फ्लोर पर मामला अजीब व गरीब अंदाज में पेश किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सामने रखते हुए FIA साइफर के मामले पर इंक्वायरी करेगा और तहकीकात मेरिट और कानून के मुताबिक होंगी। साइफर केस को आइन और कानून के मुताबिक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया गया तो सज़ा 14 साल की जो है वो हो सकती है। इस पर एतजाज़ हसन, बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब क्या कहते हैं? उनका जवाब है ये जी कि आज़म खान का जो बयान है, एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि उन्होंने भी देखा है और ये तमाम बातें सुनी सुनाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, फिर आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एक शख्स के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं और एक्सपेक्ट ये करें कि अदालत या कोई तफ्तीशी जो है उसे तस्लीम कर ले। ग्राउंड्स क्या हैं, सबूत क्या हैं, ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब अहम बात यह है कि साइफर दुरुस्त नहीं था
तो डी मार्च इसे क्यों किया गया? असद मजीद साइफर से मुतल्लिक क्या कहते हैं? सारी जिम्मेदारी उन पर आएगी और इस मामले की सूरत हाल एतजाज़ हसन साहब ये भी कहते हैं कि हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि साइफर का मामला बहुत संजीदा है। अमेरिका से ताल्लुकात की बात हो सकती थी। साइफर के मामले पर कौमी सलामती कमेटी की जानिब से डी मार्च किया गया था। कौमी सलामती कमेटी की दूसरी कमेटी में पहली मीटिंग के मिनट्स की तौसीक की गई। साइफर के मामले पर ही अमेरिका को डी मार्च भी भेजा गया था। ये तो सब ने मान लिया था कि साइफर में हकीकत थी, और किसी को इल्ज़ाम दें कि कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात थी, लिहाजा आपने इसे कौम के सामने क्यों रखा? ये एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये शायद ज़्यादती होगी, लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ाम लगाने वाले को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साबित करना पड़ेंगी। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि 2021 में किस जमात को हुकूमत की ऑफ़र हुई। अब कुछ ख़बरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, जहाँ पर नून लीग जो है वो अपने माजी के बारे में कुछ दावे कर रही है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या ऑफ़र करवाती रही। अच्छा, अब ये जो शख्सियत है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इनका नाम है जी ख्वाजा आसिफ साहब, जो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो नहर में छलांग लगा देते हैं, और जब इन पर आती है तो ये बयान जो है वो बदल देते हैं। कभी नवाज शरीफ की टीम में खेलते हैं और कभी शहबाज शरीफ की टीम में खेलते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं और अदलिया की होगी, लेकिन इसके बावजूद जो रिलीफ उन्हें मिलना चाहिए, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, रिलीफ देकर इसकी तलाफ़ी जो है वो की जाए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई और ताबेदार हैं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। मैं नहीं समझता कि कभी नवाज शरीफ का नाम पर कांटा लगा। उन्होंने एक और भी बात की है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकते थे। मैं पिछले 3-4 बरसों से चीख चीख कर बरतानिया से थक गया कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा एक स्टैम्प पेपर पर। उस अदालत की क्या हैसियत रहेगी, हमारे निज़ाम की क्या हैसियत रहेगी, जब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर ये कहें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते थे। तो फिर आप कहें ना कि जनरल बाजवा से, यानी एक तरह से उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि हमारी जनरल बाजवा से डील हुई, और इस डील के नतीजे में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। मैं आज हैरान था कि काशिफ अब्बासी साहब को ये सवाल करना चाहिए था उनसे कि अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को भेजा था तो क्या डील करके गए थे कि ठीक है तुम मेरी एक्सटेंशन मुझे दे देना, वक्त आने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे केसेस माफ़ करवा दिए जाएंगे। तो ये सवाल जो है वो काशिफ अब्बासी को आज ख्वाजा आसिफ साहब से ज़रूर पूछना चाहिए था। फिर वो ये भी कहते हैं कि 2021 में हमें हुकूमत की ऑफ़र करवाई गई, लेकिन हमने उस वक्त इनकार कर दिया, और ऑफ़र करवाने वाला कौन था? जनरल बाजवा ऑब्वियसली। आप जब टेलीविज़न पर बैठकर ऐसी बातें करेंगे कि जनाब फ़ौज उस वक्त क्या कर रही थी और फ़ौज हमें किस किस्म की ऑफ़र्स करवा रही थी, तो बुलाएं ना जी, इन्हें भी उठाएं। कोई है कोई सवाल इनसे करने वाला कि आप किस बुनियाद पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2021 में हमारे पास हुकूमत थी की ऑफ़र थी और हमने उसे कबूल नहीं किया। तो ये अपने मुंह से जनरल बाजवा के किरदार के बारे में ना पूरी कौम को चीख चीख कर बता रहे हैं कि उन्होंने कितना घिनौना किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जब यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, या वो लोग जो इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, तो कहा जाता है कि जनाब देखें ये बोलता है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो उस वक्त नवाज शरीफ के नाम पर कोई कांटा नहीं था। उनके आर्मी चीफ बनने के 1.5 साल तक भी कोई कांटा नहीं था। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। अब ये खान साहब का नाम नहीं लेते, चलें इतरामन नाम नहीं लेना चाहिए। जो उम्र में बड़े हों, खैर उम्र में तो नहीं बड़े, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की आवाम की आंखों में खान साहब की जो मकबूलियत है, वो जितना उनका कद बड़ा हो गया है, शायद उसे कोई जो है वो अब छू भी नहीं सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि आजकल इस शख्स के बारे में हमने बात करना ही छोड़ दी है। आजकल तो इसके अपने लोगों ने हकाइक बयान शुरू करना, हकाइक जो है बयान करना शुरू कर दिए। अब मसला ये है कि अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर आप क्यों पाकिस्तान की आवाम के सामने ये 180 केसेस का जो है आपने ये पंडोरा बॉक्स खोला। मैंने पंडोरा बॉक्स इसलिए कहा क्योंकि हर केस में मुंह की खानी पड़ेगी। ये वक्त गुजर जाएगा, ये केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर सियासतदान जो हैं वो किसी और के लिए, किसी और के साथ किसी पेज पर होंगे,
और फिर पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एक जो सबसे अच्छी बात थी ना ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने ना आज एक तस्लीम कर ली है बात, और मैं उन्हें इस तस्लीम करने पर मुबारकबाद भी दूंगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो समझते हैं कि नून लीग किसी सूरत भी मुल्क के अंदर अक्सरियती जो एक अक्सरियत है वो हासिल नहीं कर सकती, और 2/3 अक्सरियत जो है वो कभी भी उनके नसीब में नहीं है। खुद वो कन्फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी डिवाइड एंड रूल, उसमें कामयाब हुई। जमहूरी क़ुव्वतें, चाहे वो नवाज़ शरीफ की शक्ल में मौजूद हो, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की शक्ल में मौजूद हो, इमरान खान की शक्ल में मौजूद हो, इन्होंने हर पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम की धड़े बना दिए। पंजाब में भी धड़े बना दिए, यानी पंजाब के अंदर इससे पहले लोग इत्तेहाद में शामिल यानी कोalition गवर्नमेंट में शामिल होते थे, लेकिन मेजॉरिटी सिंगल पार्टी के पास होती थी। लेकिन ये पहला मौका होगा, आप देखेंगे पंजाब में भी लोग एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करने के लिए मीटिंग्स करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक पार्टी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित कर सके। हाँ, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का होल्ड रहेगा, लेकिन पंजाब मुझे तो कम से कम जो है वो तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।